तो यहाँ देखो परसों हम बात कर रहे थे ना, वेग स्थिरांक का मात्रक निकाल लिया था, वो लॉक कर दो। परसों ना वेग स्थिरांक का मात्रक हमने निकाल दिया था, मोल बटे लीटर की पावर में क्या था 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स था। अब यहाँ पर हम मतलब अभिक्रिया अलग अलग अभिक्रियाओं की कोटि के लिए निकालेंगे कि मतलब एन का मान जब 0 होगा शून्य कोटि की अभिक्रिया, एन का मान जब वहां पर 1 होगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एन का मान जब उस समीकरण में क्या होगा 2 होगा द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। तो एक चीज नोट करना है यहाँ पर, पॉइंट स्टार पॉइंट है बिल्कुल, कि जो तुम्हारा वेग स्थिरांक होता है के, वो अभिक्रिया की कोटि पर निर्भर करता है। मतलब जैसे जैसे अभिक्रिया की कोटि चेंज होती जाएगी वैसे वैसे तुम्हारे वेग स्थिरांक का जो मात्रक भी होगा ना वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो जो वेग स्थिरांक बोले तो किसका मान, किसका के, जिसको किससे डिनोट कर रहे थे के, किस पर निर्भर करता है, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, कुछ भी मतलब है कोटि, जिसको किससे डिनोट कर रहे थे एन, एन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हमने जो वहां से के का मात्रक निकाला था मोल बटे लीटर, एक पावर में क्या था 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स। के का मात्रक क्या निकल के आया था, ओ भैया रामलाल, मोल बटे लीटर, ऊपर क्या था 1 माइनस एन और सेकंड इनवर्स, ये मात्रक। अब हम क्या करेंगे अलग अलग प्रकार की कोटि के लिए, मतलब मैंने क्या बोला था जब उस दिन बताया था, एन का मान शून्य भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, भिन्नात्मक भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है। तो यहां पर अलग अलग प्रकार की कोटि के लिए क्या निकालना है तुमने, के का मात्रक निकालना है। तो जैसे हम निकालते हैं यहां पर, जब n बराबर क्या हो, n बराबर 0, तो n बराबर जिस अभिक्रिया के लिए 0 होगा उसको बोला जाएगा शून्य कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। मतलब जो हमारा वेग स्थिरांक का मान आया है, मात्रक निकल के आया है, उसमें n का मान क्या रखना है 0 रखना। तो हमारा जो वो मात्रक निकल के आएगा कौन सी प्रकार की कोटि के लिए आएगा, शून्य कोटि की अभिक्रिया। इससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक, या शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए किसका मात्रक, के का। तो अब मैं क्या करूंगा, के का मात्रक हमारे पास ये है, मोल बटे, कि मैं इसको लीटर इनवर्स ऊपर कर दूं, कर दे तो ना ऊपर, ये जो लीटर इसको मैं ऊपर लाऊंगा क्या हो जाएगा, लीटर इनवर्स 1 माइनस, अब इस n की जगह पे क्या रखूंगा 0, क्या रखूंगा 0, और सेकंड इनवर्स। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1 में से 0 गया, 1 ही, और अब किसी की पावर में 1 है तो कुछ नहीं है, मतलब वही चीज है। तो मोल लीटर इनवर्स और क्या हो गया सेकंड इनवर्स, ये किसके लिए आ गया, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए किसका मात्रक है, ये के का मात्रक। किसका मात्रक है, के का मात्रक। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का क्या मात्रक। इससे एक नंबर का सवाल बनना ही बनना है, निश्चित रख लो कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक, वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है। या फिर पूछ सकता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मात्रक क्या होता है, जिसको क्या बोल रहे हैं वेग स्थिरांक। या पूछ सकता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए क्या होगा। या पूछ सकता है कि 10वीं मतलब n बराबर 10 है तो उसके लिए जो है के का मात्रक क्या होगा, तो n की जगह क्या रख देना है 10। ठीक है, ऐसी इसको नोट करो जरा।
इसके बाद देखो इसी तरीके से जो है n बराबर जब मैं 1 रखूंगा, n बराबर क्या रखूंगा 1, तो n बराबर जब 1 होगा यानी कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी जब 1, तो उसको क्या बोला जाएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की अभिक्रिया? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसी उसमें जो है मात्रक में जो है n बराबर 1 रखना है। तो यहां पर हमारे पास क्या है मोल, और मैं इस लीटर को ऊपर मतलब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस n और सेकंड इनवर्स। तो मोल लीटर इनवर्स आया, 1 माइनस क्या आ जाएगा, अरे n की जगह पे क्या रखूंगा 1, तो 1 माइनस 1 हुआ और सेकंड इनवर्स हुआ। 1 में से 1 घटेगा क्या होगा 0, तो मोल लीटर इनवर्स और यहां पर क्या गया 0 पावर में और सेकंड इनवर्स। अब किसी की भी पावर में 0 होता है तो उसका मान कितना होता है 1, मतलब इस पूरे का मान क्या हो गया 1। तो यहां पर 0 हो गया, इसकी पावर में क्या आ गया 0, इसका मतलब उसका मान कितना है 1, मतलब इसका जो मात्रक निकल के आएगा वो क्या आएगा सेकंड इनवर्स, क्योंकि 1 की गुणा सेकंड इनवर्स के साथ होगी क्या आएगा सेकंड इनवर्स। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो वेग स्थिरांक का मात्रक होता है वो क्या होता है सेकंड इनवर्स होता है। क्या होता है सेकंड इनवर्स, इसको नोट करो सेकंड इनवर्स। इसके बाद देखो ऐसे ही n बराबर में जब क्या रखूंगा 2, सॉल्व करो तो कौन सी प्रकार की कोटि होगी वो द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। यदि n बराबर 2 तो कौन सी प्रकार की द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। रखो तो मोल लीटर इनवर्स और 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 और सेकंड इनवर्स। सॉल्व जब करेंगे मोल लीटर इनवर्स, अब 1 में से 2 घटाना तो कितना बचेगा -1, -1 और ये क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। अब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करनी है, यहां देखो ये माइनस पावर -1 इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी आएगा, तो मोल के ऊपर कितनी पावर आ जाएगी -1 और इस लीटर इनवर्स पहले से इसके पास कितनी पावर है -1, बाहर भी कितना है -1, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस और 1 ही कम 1, मतलब इसकी जो पावर आएगी कितनी आएगी +1, तो उसको लिखो चाहे मत लिखो क्या हो जाएगा सेकंड इनवर्स। ये किसके लिए आया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। नोट करो इसको। इसके बाद हेडिंग डालो अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि, अभिक्रिया की कोटि। इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, पीछे बातें नहीं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि। तो अगर थोड़ा बहुत परसों का याद होगा तो मैं अभिक्रिया की कोटि किसे बोल रहा था, जब मैं जैसे कोई रासायनिक अभिक्रिया ले रहा था और उस रासायनिक अभिक्रिया को किस रूप में लिख रहा था, वेग व्यंजक लिख रहा था उसका, जब तो उस वेग व्यंजक में क्या आ रहा था, k बराबर सांद्रता a की पावर x
सांद्रता b की पावर y। तो मतलब क्या है कि जब किसी रासायनिक समीकरण जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसको वेग व्यंजक के रूप में लिखा जाता है, तो वहां पर जो वेग व्यंजक में घातांक आते हैं उनको बोला जाता है क्या, अभिक्रिया की कोटि। मतलब जो अभिकारकों की सांद्रण का घात होता है वहां पे पावर में जो डिजिट होगा उन डिजिट का क्या करना है, टोटल योग करते हैं। अगर हम कुल कोटि वहां पर निकाल रहे थे तो n बराबर क्या कर रहे थे, x प्लस वाई। कहने का मतलब जो वेग व्यंजक में क्या है, घात वाला अंक होता है उसको क्या बोला जाता है, अभिक्रिया की कोटि बोला जाता है। तो इसमें लिखना है किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के सांद्रण की घात, अभिकारकों की सांद्रण की घात क्या कहलाती है, उस अभिकारक के सापेक्ष, उस अभिकारक के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। मतलब जो अभिक्रिया की कोटि निकाली जाएगी वेग व्यंजक की सहायता से निकाली जाएगी, जो वेग नियम था। और किसकी सहायता से निकाली जाएगी, वेग नियम की सहायता से। वेग नियम या फिर वेग व्यंजक में मौजूद घातें, क्या कहलाती है, कोटि कहलाती है। क्या कहलाती है, कोटि। अब माना बात हमारे पास कोई अभिक्रिया है, क्या है, कोई अभिक्रिया ये है मेरे पास, C, ठीक है, ये अभिक्रिया है, ठीक है। या फिर अगर और इससे लिखना चाह रहे हो ये लो प्लस C और गिव्स क्या, P। मतलब यहां पर जो ये A दिख रहा है, स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c, ये हमें ये बता रहा है कि वहां पर स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक जो बात होते थे, a के आगे जो अंक होता था, b के आगे जो डिजिट होता था और c के आगे जो क्या होता था, अंक। मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण है वो होता था। इसे a के आगे जैसे मैं 2 ले रहा था, b के आगे 3 ले रहा था, c के आगे 1 ले रहा था, तो उसको क्या बोलते थे, स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक या रस समीकरण मिति गुणांक, जो हमें किस चीज के बारे में बताता था, अभिकारक की मात्रा के बारे में, कि इतना मोल A है, इतना मोल B है, इतना मोल C है, इतना ग्राम A है, इतना ग्राम B है, इतना ग्राम C है। तो कहने का मतलब ये जो स्मॉल a b c क्या है, तुम्हारे स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है, और कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C क्या है, अभिकारक। अगर मैं इसके लिए जो है वेग नियम की सहायता से क्या लिखने जाता हूं, वेग व्यंजक, तो वेग व्यंजक क्या लिखूंगा, वेग व्यंजक क्या बोलते हैं, जो अभिक्रिया की दर होती है, जो क्या होती है, अभिक्रिया की दर। मतलब वेग वो क्या होता है, समानुपाती किसके, अभिकारक A की सांद्रता पावर में क्या आएगा, x। मैंने क्या बोला था, इस पर निर्भर नहीं करता है, कौन, जो तुम्हारी अभिक्रिया की कोटि होती है वो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक पर निर्भर नहीं करती है। अगर स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक पर निर्भर करती तो मैं यहां पर क्या लिखता, इसकी पावर में स्मॉल a लिखता। मैंने क्या लिखा, x लिखा, मैंने परसों भी समझाया था। क्योंकि जो ये मान स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c सैद्धांतिक मान है, और जो हमारा अभिक्रिया की कोटि होती है वो कैसा मान है, प्रयोगों के द्वारा निकाला गया मान। दूसरा क्या होगा, गुणा किया किसका, अभिकारक B की सांद्रता और पावर में क्या आ जाएगा, y, और अभिकारक C की सांद्रता और पावर में क्या आ जाएगा, z। तो जब मैंने वेग व्यंजक लिखा वेग नियम की सहायता से, तो यहां पर जो वेग आया वो समानुपाती आया किसके, अभिकारक A की सांद्रता और उसकी पावर में जो क्या आई, घात आई।
अभिकारक बी की सांद्रता और जो उसकी पावर में क्या आई, घात आई। अभिकारक सी की सांद्रता और जो उसकी पावर में क्या आई, घात। इन तीनों के गुणनफल। जैसे मैं यहां से हटाऊंगा तो वेग बराबर क्या आ जाएगा, क्या लग जाएगा यहाँ, के ए की पावर एक्स, बी की पावर वाई और सी की पावर जेड। तो अब मेरे को अगर कोई बोलेगा कि इस दी गई अभिक्रिया के लिए जो है कुल अभिक्रिया की कोटि कितनी होगी, तो मैंने क्या बोला यहाँ पर कि वेग नियम या वेग व्यंजक में मौजूद जो घातें हैं उनका टोटल योग कर लेना है। वो घातें किसकी होंगी, अभिकारकों की सांद्रता की। अभिकारक ए की सांद्रता की घात कितनी है, एक्स। अभिकारक बी की सांद्रता की घात कितनी है, वाई। अभिकारक सी की सी की घात कितनी है, जेड। तो अगर मेरे को बोलता है कि कुल कोटि कितनी होगी, तो मैं क्या लिखूंगा, कुल कोटि स्मॉल n बराबर x प्लस वाई प्लस। तो n बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस और z। मतलब जो x है वो कोटि है किसकी, अभिकारक a के सापेक्ष। जो y है वो किसके सापेक्ष है, अभिकारक b के। और जो c है वो किसके सापेक्ष है, सॉरी z है वो किसके सापेक्ष है, अभिकारक c के सापेक्ष। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया की कोटि होती है। ये क्या है तुम्हारा, n कुल अभिक्रिया की कोटि, कुल अभिक्रिया की कोटि, कुल अभिक्रिया की कोटि कि जो स्मॉल a, स्मॉल b और स्मॉल c क्या है यहां पर, स्टोइकियो मीट्रिक गुणांक, जिन पर क्या है अभिक्रिया की कोटि निर्भर नहीं करती है। इस स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c पर अभिक्रिया की कोटि निर्भर नहीं करेगी। अभिक्रिया की कोटि मतलब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की सहायता से नहीं निकालते, क्योंकि जो स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक की सहायता से निकालेंगे तो हमारे पास जो है कभी भी अभिक्रिया की कोटि ना तो माइनस में आ पाएगी ना ही जीरो आ पाएगी। खुद बताओ ना, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो a है, तो वो जो a है वो कुछ ना कुछ क्या होगा, प्लस में ही होगा। अगर मैं यहाँ पर इन्हीं मानों को रखता जाऊंगा तो हमारी जो अभिक्रिया की कोटि वो किस में आएगी, हमेशा धनात्मक में आएगी, कभी भी जीरो नहीं आ पाएगी। सुन रहे हो, इसलिए क्या है यहाँ पर जो a b c स्मॉल में हो के स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक है उनकी सहायता से हम अभिक्रिया की कोटि की गणना नहीं करते। कारण क्या है कि जो अभिक्रिया की कोटि है वो कैसा मान है, प्रायोगिक मान। प्रायोगिक मान जो n बराबर क्या हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है और भिन्न भी हो सकता है, भिन्नात्मक रूप में। समझते हो, अभिक्रिया की कोटि क्या हो सकती है, शून्य भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और भिन्नात्मक भी हो सकती है। हो गया, अरे कर दिए नोट। क्या बोला मैंने, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक जो यहाँ पर क्या है अभिकारकों के आगे जो अंक लगे उन पर निर्भर नहीं करती है। कौन, अभिक्रिया की। हाँ ऐसा हो सकता है कि किसी अभिक्रिया में जो कोई अंक आ जाए, लेकिन वो अंक नहीं होंगे। वो क्या होंगे, प्रयोगों द्वारा निकाले गए अंक होंगे। और ये कौन से अंक है, सैद्धांतिक आधार पर। तो अभी पता चल जाएगा, उदाहरण लिखते हैं इसके बाद। किसकी, कोटि के उदाहरण। तो जैसे उदाहरण है, एग्जाम्पल N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। तो इसके लिए मैं अगर रेट लॉ से, वेग नियम से, वेग व्यंजक, वेग नियम से क्या लिखना है, वेग व्यंजक। वेग नियम से जो वेग व्यंजक आएगा, वेग समानुपाती आएगा किसके, अभिकारक कौन सा है यहां पर, N2 और H2। एक तो आएगा N2 और दूसरा आएगा H2। तो जो यहां पर देखो X आना था और यहां पर क्या आना था, Y। जब हम प्रयोगों के आधार पर इन X और Y का मान निकालते हैं तो वेग
बराबर से डायरेक्ट लिख रहा हूं, के आ जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हट जाएगा। N2 की पावर में आता है कितना, 1, और H2 की पावर में आता है कितना, 3। सुन रहे हो कितना आता है, 3। अब यहां पर कुछ ऐसा लग रहा होगा कि मैंने वही अंक रख दिए, कौन से, इसके गुणांक में कौन सा अंक है, 1, इसके गुणांक में कौन सा अंक है, 3, मतलब इसका स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक क्या है, 1, इसका क्या है, 3। तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा मैंने यही अंक रखे, हाँ मैंने अंक वही रखे, लेकिन ये मैंने यहां से नहीं रखा, ये मैंने साफ बोला है, मैंने कहां से उठाया है, जब हमने प्रैक्टिकल किया। ये किसके आधार पर आया, सिद्धांत के आधार पर आया कि यहां पर हमने जो है रिएक्शन को बैलेंस किया है। ये कौन सी रिएक्शन है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया है ये, लेकिन जो ये x और y के मान आ रहे हैं तो वो कौन से आ रहे हैं, उपरियोगों द्वारा निकाले जा रहे हैं। और इसमें क्या लगा रहे हैं हम, सिद्धांत लगा रहे हैं कि दोनों तरफ क्या होने चाहिए, अभिकारक उतना ही होना चाहिए जितना क्या होगा, उत्पाद। जितने तत्व अभिकारक के पास है उतने ही तत्व किसके पास होने चाहिए, उत्पाद के पास। यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ भी कितना नाइट्रोजन है, 2, यहाँ 3 में 6 हाइड्रोजन है, यहाँ भी कितना है, 6 हाइड्रोजन। ये क्या है तुम्हारे जो 1 और 3 और 2 है, ये सिद्धांतों के आधार पर है, लेकिन जो ये 1 और 3 है ये किसके आधार पर है, प्रयोगों के आधार पर है। अगर अब इसके बाद आप लोगों को कोई पूछता है कि इस अभिक्रिया की कुल कोटि कितनी है, तो मैं क्या करूंगा, n बराबर क्या कर दूंगा, x प्लस y। x की जगह पे क्या रखा मैंने, 1, और y की जगह पे क्या रखा, 3। मतलब कौन सी कोटि आई इसकी, 4, चतुर्थ कोटि की अभिक्रिया। जैसे दूसरा उदाहरण देखते हैं, NO प्लस O2, जिप्स होता है NO2, बैलेंस करेंगे 2 कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। इसके लिए अगर मैं वेग व्यंजक, वेग नियम से वेग व्यंजक लिखता हूं तो वेग समानुपाती आ जाएगा किसके, सांद्रता NO, मतलब अभिकारकों की जो सांद्रता है, अभिकारक कौन सा है, NO। जैसे यहां पर मैंने क्या लिया था, N2, यहां पर क्या लूंगा, NO, और पावर में क्या आ जाएगा, X। ऐसे ही दूसरा कौन सा है, O2, और पावर में क्या आ जाएगा, Y। हो गया। जैसे ही मैंने प्रैक्टिकल किया, प्रैक्टिकल के आधार पर मान निकाला, तो मेरा वेग बराबर आया K, समानुपाती स्थिरांक लगा। NO की पावर में तो आया 2, और O2 की पावर में क्या आया, 1। अब भी यहां पर क्या लग रहा हो कि मैंने कौन से मान उठाए, ये 2 NO की पावर में रखा, और ये जो यहां पर आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है, 1। ये 1 कहां रखा, O2 की पावर में। मतलब समझने के लिए तो ऐसा कर सकते हो क्या, कि NO की पावर में 2 यहीं से रखते, मतलब जब कोई ऑप्शन नहीं बच रहा है तो तब तुम सीधे यहां से रख लो। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं, जो ये मान है, ये मान कौन से हैं, सिद्धांतों के आधार पर, और जो ये मान निकाले गए ये कौन से, प्रैक्टिकल। ये इत्तेफाक हो रहा है वहां पे कि जो सिद्धांतों के आधार पर हमने मान निकाला वही मान किसका आ रहा है, प्रैक्टिकल के आधार। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यहां पर ये अगर मैं कुल कोटि पूछता हूं, n बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस y। x की जगह पे क्या है 2, y की जगह पे क्या है 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3। मतलब अभिक्रिया की कोटि कौन सी है, 3 है। तो इस तरीके से अभिक्रिया की कोटि निकाली जाती है। मैं बता रहा हूं सवाल किस तरीके से रहता है, सवाल ऐसे रहता है कि वेग नियम से वेग व्यंजक दिया रहता है ऐसी, ये ऐसी। जैसे सवाल बोल देगा कि वेग बराबर के a की पावर हाफ, b की पावर 3/2 और c की पावर 1। इस वेग नियम से जो हमने यहां पर ये समीकरण दे रखा है, इसके लिए क्या निकालनी है, अभिक्रिया की कोटि निकाल लोगे। जितने डिजिट पावर में उनको सबको क्या कर दो, जोड़ दो। n बराबर क्या आएगा, हाफ प्लस 3/2 प्लस 1, 3 और 1 4/2 प्लस 1, 2 दूनी 4, 2 और 1 3। ऐसा आता है सवाल। सवाल कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि ऐसे अभिक्रिया दे रखे और तुम्हें बोल देगा वो निकालो, क्योंकि ये किसके आधार पर निकाल सकते हैं, प्रैक्टिकल के आधार पर। तो तुम तो सीधे बोलोगे आचार्य पहले प्रैक्टिकल करने जान दूंगा, यही तो होगा। नहीं तो याद करना पड़ेगा। अब एक रासायनिक अभिक्रिया होती है उसका याद करते हैं हम। अब अभिक्रिया तो पत्नी कौन सी दे सकते हो,
तो कहने का मतलब जब अगर बाई चांस अभिक्रिया आ भी रखी होगी कि जैसे ऐसा रखो कि इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या लिखो, वेग व्यंजक लिखो या अभिक्रिया की कोटि निकालो, तो जो यहां पर स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है ना वही रख देना, क्योंकि 95% अभिक्रियाएं ऐसी होंगी जो स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक होंगे वही मान आएंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे आ रखा है। लेकिन एक चीज खुद बताओ, अगर मैं यहां पर जो है इन मानों को रखता हूं, क्या मेरी अभिक्रिया की कोटि कभी माइनस में आ सकती है? अरे ऋणात्मक में आ सकती है। जो यहां पर मान होगा एक से तो शुरू होगा ही हो, कुछ ना कुछ मतलब किस में होगा, धनात्मक में होगा। जीरो भी नहीं हो सकता है, जीरो का मतलब वो है ही नहीं वहां पे। तो इसलिए क्या बोल रहा हूं कि जो ये मान है स्टाइकियोमेट्रिक गुणांक है, ये नहीं है वो मान, कौन सा, जो अभिक्रिया की कोटि के एक्स और वाई और जेड के मान है। वो कौन से मान है? एक्स वाई जेड के मान जो है प्रयोगों के आधार पर निकाले गए मान है। वो हाफ भी आ सकता है, 3/2 भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, -1 भी आ सकता है, -2 भी आ सकता है, +5 भी आ सकता है, +1 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इसलिए क्या बोल रहा हूं कि यहां पर जैसे इस तरीके से दिया होगा कि वेग बराबर ऐसा समीकरण दे रखा होगा, उसमें क्या बोलेगा कि उपरोक्त रासायनिक अभिक्रिया का क्या लिखो, कोटि निकालो, तो टोटल जोड़ देना है घाते। ठीक है, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि x का मान 1/2 है, y का मान 3/2 है, z का मान कितना है 1, n बराबर x + y + z, तीनों को जोड़ दो, कितना है यहाँ 3। तो इस तरीके का सवाल बनता है, इसको नोट डाउन करो। इसके बाद नोट करो, ये नोट कर दिया। इसके बाद देखो कोटि के प्रकार। पहला आता है यहाँ पर शून्य कोटि की अभिक्रियाएं, शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया मतलब वह अभिक्रिया जिसके लिए कोटि कितनी होती है, 0 होती है। मतलब n का मान कितना होता है, 0। n बराबर कितना होता है इनके लिए, 0। n बराबर क्या होगा, 0। या फिर हम बोल सकते हैं कि n बराबर 0 है, जो तुम्हारा अभिक्रिया का वेग है अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। अभी समझ आ रहे हैं क्या बोला? जो शून्य कोटि की अभिक्रियाएं होती है उनके लिए जो अभिक्रिया का वेग होता है, अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता। ठीक है, क्या नहीं करता, अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। जैसे मेरे पास सपोज दैट कोई अभिक्रिया में मान रहा हूं A गिब्स A + B गिब्स क्या है, P है। अब मैं अगर इस अभिक्रिया के लिए पहले क्या लिखूंगा, वेग व्यंजक, क्योंकि वेग व्यंजक की सहायता से ही क्या निकाल सकते हम, अभिक्रिया की कोटि। अरे क्या बोला था, वेग व्यंजक से क्या निकालते हैं, अभिक्रिया की कोटि। वेग व्यंजक या वेग नियम से, किससे निकाली जाती है, वेग व्यंजक या वेग नियम से। ठीक है, तो कोई भी अभिक्रिया आ रही है पहले उसके लिए क्या लिखो, वेग व्यंजक लिखो। तो वेग नियम से जो वेग व्यंजक इसके लिए आएगा, वेग समानुपाती आएगा किसके, सांद्रता अभिकारक A के, और उसकी पावर में क्या लिखूंगा मैं, x, और सांद्रता अभिकारक B की, और उसकी पावर में क्या लिखूंगा, y। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया है, जिसकी कोटि क्या है, 0। मतलब यहां पर जो x का मान भी होगा वो क्या होगा, 0, और y का मान भी होगा क्या होगा, 0। मतलब वेग बराबर होगा, समानुपाती का चिन्ह हटेगा, वेग स्थिरांक जुड़ेगा, a की पावर 0 और b की पावर 0। मतलब a की पावर 0 है और b की पावर क्या है, 0। जब किसी की भी पावर 0 होती है तो उसका मान कितना आता है, मतलब वो है ही नहीं। इस पर तुम्हारा जो है वेग निर्भर कर ही नहीं रहा, किस पर, इस A की सांद्रता पर और B की सांद्रता पर। यही तो हुआ, अगर इसकी पावर में 1 होता तो मतलब कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, उस पर निर्भर कर रहा है। अब इसकी पावर में क्या गया, 0,
मतलब क्या है कि अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। किसके लिए? शून्य कोटि की अभिक्रिया, उससे फ्री होता है। जब मैं इसके लिए कोटि निकालूंगा n बराबर क्या करूंगा 0 प्लस 0 और बराबर क्या आ जाएगा 0, क्या आ जाएगा 0। या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं वह अभिक्रिया जिनके लिए अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती हो। अभिकारकों का सांद्रण A, अभिकारकों का सांद्रण B, इनकी पावर में क्या आया? तो मतलब जो अभिकारकों जो अभिक्रिया का वेग होता है वो क्या होता है? अभिकारकों के सांद्रण के शून्य घात के समानुपाती। यही तो आया, जो अभिक्रिया का वेग है वो समानुपाती है किसके? अभिकारक A की पावर 0 और अभिकारक B की पावर 0। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती होएगा किसके? अभिकारकों के सांद्रण के कौन सी घात के? शून्य घात के। तो वह, अब देखो 2-3 चीजें निकल के आ रही है। वह अभिक्रिया जिसके लिए n का मान 0, n का मान कब 0 होगा? जब हम वेग नियम से वेग व्यंजक लिखेंगे और वहां पर जो अभिकारकों का सांद्रण की पावर है, अभिकारक A की सांद्रता की पावर x, अभिकारक B की सांद्रता की पावर y, उनके मान क्या होंगे जब 0, तभी जाके टोटल अभिक्रिया की कोटि n बराबर क्या आ पाएगा 0। तो कहने का मतलब क्या है कि यहां से क्या निकल के आ रहा है कि जो अभिक्रिया का वेग होता है वो समानुपाती होता है किसके? अभिकारकों के सांद्रण के शून्य घात के, अभिकारकों के सांद्रण के शून्य घात के। के कर देना यहां पर कि उन अभिकारकों की सांद्रता, सांद्रता को किससे डिनोट करते हैं? स्क्वायर ब्रैकेट जो बॉक्स बनाया है, उनकी पावर में कौन सा अंक आ रहा है 0। ठीक है। और मात्रक हमने अभी निकाला है, क्या निकाला था? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स अभी निकाला था। इसके लिए के का मात्रक क्या निकाला था? इसके लिए मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, ये मात्रक निकाला था। इसीलिए मैंने पीछे निकलवा दिया, सुन रहे हो? इसीलिए क्या निकलवा दिया? पीछे निकलवा दिया। जैसे उदाहरण देख लो इस प्रकार की अभिक्रिया, उदाहरण के लिए होती है, जैसे नोट डाउन कर दिया, इतना कर दिया नीचे वाला सबने, जो कर रहे कर लो। इसके बाद देखो, इसके लिए थोड़ा उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण है हमारे पास H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। जब हम इस रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या लिखेंगे? वेग नियम से वेग व्यंजक। हमें अगर अभिक्रिया की कोटि निकालनी, इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? वेग व्यंजक। मैं वेग समानुपाती लिखूंगा सांद्रता किसकी? H2 की, पावर में क्या आएगा x, सांद्रता Cl2 की, और पावर में क्या आएगा y। हमें पता है कि ये कौन सी प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? शून्य कोटि की। तो यहां पर x का मान भी क्या होगा 0 और y का मान भी क्या होगा 0। मतलब वेग बराबर क्या आ जाएगा? k H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर 0, यहां पर h न्यू होता है। तो मतलब ऑल ओवर अगर n का मान निकालूंगा क्या आ जाएगा 0, n बराबर क्या आ जाएगा 0। ये उदाहरण भी रखो। इसके बाद देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया, दूसरी कौन सी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया। n बराबर कितना होगा 1, जो यहां पर मात्रक आया था कितना आया था उसके लिए? सेकंड इनवर्स। अरे जब n बराबर 1 रखा था तो मात्रक क्या आया था निकल के? सेकंड इनवर्स आया था। लेकिन यहां पर जो परिभाषा आएगी, अभिक्रिया का वेग जो है अभिकारकों के सांद्रण पर निर्भर करता है। क्या करता है? निर्भर करता है। उदाहरण में ये नहीं आएगा।
जैसे मान लो मेरे पास कोई अभिक्रिया है, ए गिव्स पी। मैं अगर इस अभिक्रिया के लिए क्या लिखता हूं, वेग व्यंजक, तो वेग बराबर क्या आएगा, के। अब डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं समानुपाती को हटा के, और ए की पावर में क्या आएगा, एक्स, और एक्स की जगह क्या होगा, वेग बराबर के ए की पावर एक। यहां पर अब बी नहीं लिया मैंने, वाई नहीं आएगा, अब क्या है सिर्फ ए की एक, मतलब इसके लिए एन का मान क्या हो गया, एक। सपोज दैट मेरे पास कोई दूसरी अभिक्रिया है, ए प्लस बी गिव्स पी, तो इसके लिए जब मैं लिखूंगा, सपोज दैट ऐसे 2 ही लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, के ए की पावर और बी की पावर, वाई और एक्स। वेग बराबर क्या होगा, के ए की पावर 1 मान लिया मैंने, और बी की पावर क्या, 0 हो जाएगी। या फिर ऐसा भी हो सकता है, वेग बराबर के ए की पावर 0 और बी की पावर 1। या फिर ऐसा भी हो सकता है, वेग बराबर के ए की पावर हाफ और बी की पावर क्या, हाफ। तो मतलब तीनों में देखोगे तो जो अभिक्रिया की कोटि आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। 1 प्लस 0 1, 1 0 प्लस 1 1, और हाफ प्लस हाफ 1। सुन रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है कि n बराबर यहां पर कितना है, 1। तो यहां पर जो निकल के आता है वो बोला जाता है कि जो अभिक्रिया का वेग है वो समानुपाती होता है किसके, अभिकारकों के सांद्रण के प्रथम का। किसके, जो अभिक्रिया का वेग है, अभिक्रिया का वेग समानुपाती अभिकारक के सांद्रण के किसके, प्रथम घात के, प्रथम घात। ये नोट डाउन करो। इसके लिए उदाहरण देखो, मिटाऊं ये, अरे मिटाऊं, हाँ जी बोल रहे थे ना जी, उदाहरण देखो। जैसे मेरे पास उदाहरण है C2H5Cl। जब ये टूटेगा तो C2H4 प्लस HCl में। तो अगर मेरे को पूछता है कि इस अभिक्रिया के लिए निकालना है, तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, वेग व्यंजक। मतलब वेग समानुपाती किसके, अभिकारक कौन सा यहाँ पे, C2H5Cl, C2H5Cl है, और इसकी पावर में क्या आएगा, x। y तब आता अगर दूसरा अभिकारक होता है ही नहीं। वेग बराबर क्या हो जाएगा, k C2H5Cl और पावर में 1, क्योंकि n का मान कितना निकालना है हमने, 1। तो n बराबर क्या आ गया यहाँ पर, 1। ये उदाहरण। इसके बाद दूसरा देखते हैं, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया। द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, तो n का मान कितना आना चाहिए यहां पर, 2। n का मान कितना आएगा, 2। और जो अभिक्रिया का वेग होगा वो समानुपाती होगा अभिकारक के सांद्रण के कौन सी घात के, द्वितीय घात के, द्वितीय घात। तो ये तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का उदाहरण है। अब ऐसे हम वहां पर मानते हैं, ये मात्रक नहीं होगा, मात्रक मैंने पीछे करवा रखा है, किसके लिए, द्वितीय कोटि के लिए, जब n बराबर 2 रखा है। यहां पर देखो, सपोज दैट हमारे पास क्या है, कोई अभिक्रिया है, A गिव्स क्या, P। इसके लिए जब मैं वेग नियम से वेग व्यंजक लिखूंगा तो वेग बराबर क्या आएगा, k A की पावर x। लेकिन यहां पर x का मान कितना होगा, 2। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा, k A की पावर
2, मतलब n कितना आया 2। सुन रहे? ऐसे ही मान लो कोई दूसरी अभिक्रिया है, a प्लस 3b गिव्स क्या c। इसके लिए जब मैं वेग नियम से वेग व्यंजक लिखूंगा तो वेग बराबर क्या आएगा k a की पावर x और b की पावर y। हो गया? तो वेग बराबर क्या कर सकता हूं मैं, या तो ऐसा हो सकता है कि एक मान इसका हो, एक मान इसका हो, k बराबर क्या हो, एक मान इसका हो और b की पावर में भी क्या हो एक। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि k बराबर a की पावर 2 और b की पावर कितनी हो जाएगी 0। या फिर ऐसा भी हो सकता है वेग बराबर k a की पावर 0 और b की पावर कितनी 2। तो टोटल अगर इनमें देखा जाएगा, जो मैंने वेग नियम से वेग व्यंजक लिखा, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 2। तो n बराबर जो आया यहां पर x प्लस y कितना आया टोटल 2 आया। कितना आया टोटल 2। कितना आया 2। जैसे उदाहरण देखो यहां पर, इसको नोट करो पहले। उदाहरण लिखो, जैसे यहां पर उदाहरण है N2O5 gives NO2 plus O2, NO2 plus O2, यहां पर 2 कर लेना, यहां पर 4NO2। तो इस अभिक्रिया के लिए जैसे लिखना है, तो इस अभिक्रिया के लिए जो कोटि होगी कितनी होगी 2। मतलब वेग बराबर होगा कि N2O5 की पावर में क्या आएगा x, और इस x का मान कितना हो जाएगा, कितना होगा 2। मतलब n का मान कितना है यहां पर 2। तो ये उदाहरण आ गया। ऐसी तृतीय कोटि की अभिक्रिया लिख सकते हो। कौन सी कोटि की, तृतीय कोटि की। तृतीय कोटि की अभिक्रिया में क्या होगा, जो अभिक्रिया का वेग है अभिकारकों के सांद्रण के तृतीय घात के समानुपाती। जो n का मान आएगा वो कितना आएगा 3। तो लिख लेते हैं, तीसरा लिखो तृतीय कोटि की अभिक्रिया। कौन सी कोटि की, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। n का मान कितना होगा 3। जो अभिक्रिया का वेग होगा अभिकारक के सांद्रण के कौन सी घात के समानुपाती होगा, तृतीय घात के, तृतीय घात के। अब जैसे यहां पर सपोज दैट यही वाली रिएक्शन है हमारे पास, तो इसके लिए x और y हो सकता है कि a की पावर में कितना हो 2, तो b की पावर में कितना हो जाएगा 1। हो सकता है कि a की पावर में कितना हो 1, b की पावर में कितना हो 2। हो सकता है कि इसकी पावर में कितना हो 3/2 और इसकी पावर में कितना हो 3/2। अरे 3/2 प्लस 3/2 कितना हो जाएगा 3 और 3 6 को 2 से भाग दो कितना आएगा 3। मतलब यहां पर जो ऑल ओवर निकल के आएगा वो कितना आएगा 3। मैंने ना 3/2 मतलब भिन्न में भी रख लिया। तो किसी भी तरीके से कर सकते हो। या हो सकता है कि वेग बराबर क्या हो जाए के a की पावर 0 और b की पावर क्या आएगी फिर 3। ऐसी हो सकता है वेग बराबर के a की पावर 3, b की पावर में क्या आ जाएगा 0। मतलब टोटल जो योग आना चाहिए वो 3 आना चाहिए। सुन रहे हो? इसके लिए जैसे उदाहरण है यहां पे 2NO प्लस O2। उदाहरण के लिए क्या है इजी एग्जांपल 2NO प्लस O2 गिव्स 2NO2। इसके लिए अगर मैं वेग व्यंजक से वेग लिखूंगा तो वेग बराबर क्या आएगा के NO की पावर 2 और O2 की पावर क्या आएगा 1। x का मान कितना है 2, y का मान कितना है 1। 2 प्लस 1 कितना हो गया 3। ऐसे ही दूसरा उदाहरण है NO प्लस Cl2। 2NO प्लस Cl2 gives 2NO
Cl। इसके लिए भी जब वेग लिखने जाऊंगा, वेग बराबर क्या हो जाएगा, K NO की पावर 2 और Cl2 की पावर 1, मतलब x का मान 2 है और y का मान कितना है 1, तो n बराबर कितना हो जाएगा 2 + 1 बराबर 3। ये उदाहरण है। कहने का मतलब क्या है कि जिसके लिए कोटि 0 शून्य कोटि की अभिक्रिया, जिसके लिए n का मान 1 प्रथम कोटि की अभिक्रिया, जिसके लिए n का मान 2 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, जिसके लिए n का मान 3 तृतीय कोटि की अभिक्रिया, तो इस तरीके से ये अभिक्रिया की कोटि है।